नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लखनऊ में प्रथम अखिल भारतीय पुलिस हैंडबॉल क्लस्टर 2024-25 के उद्घाटन के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया और जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी शिरकत की। और इस मौके पर सीएम योगी ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित कहा और आप बता दें कि उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित देश के केंद्रीय बलों और राज्यों के पुलिस बलों से जुड़े हुए हैंडबॉल, बास्केटबॉल क्लस्टर से जुड़ी हुई विभिन्न प्रतियोगिताओं के सभी प्रतिभागीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, मेरे लिए यह अत्यंत प्रसन्नता का क्षण है कि आज से अगले 4 दिन तक ऑल इंडिया पुलिस हैंडबॉल क्लस्टर 2025 का आयोजन उत्तर प्रदेश की राजधानी में होने जा रहा है, जिसमें देश भर की केंद्रीय बलों और राज्यों की पुलिस बलों से जुड़ी हुई 75 टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। 1341 खिलाड़ी इस आयोजन में प्रतिभाग कर रहे हैं और जिनमें 336 महिला खिलाड़ी भी इस आयोजन का हिस्सेदार बनने जा रही हैं। मैं सबसे पहले इस आयोजन के लिए उत्तर प्रदेश का चुनाव करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय गृह मंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आप सभी प्रतिभागी टीमों का उत्तर प्रदेश में आगमन पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं कि खेल और खेलकूद की गतिविधियां प्राचीन काल से ही भारत के जीवन का हिस्सा रही है और इसीलिए भारतीय मनीषा ने कहा है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी धर्म के जितने भी साधन है उसकी पूर्ति एक स्वस्थ शरीर से ही की जा सकती है। स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मस्तिष्क निवास कर सकता है। यानी अगर आप सशक्त राष्ट्र की परिकल्पना को साकार करना चाहते हैं तो हमें स्वस्थ भारत चाहिए और स्वस्थ भारत के लिए खेलकूद की इन गतिविधियों को हर स्तर पर प्रोत्साहित करने की दिशा में प्रयास होने चाहिए। और इसी दिशा में प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अंदर एक नई खेल संस्कृति को बढ़ावा दिया। खेलो इंडिया खेलो, फिट इंडिया मूवमेंट, या फिर देश के अंदर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के माध्यम से देश के अंदर प्रत्येक जनपद में खोले गए साई के सेंटर इस बात के उदाहरण हैं। आज इन सभी कार्यक्रमों को ध्यान में रख करके देश के अंदर ऑल इंडिया पुलिस टूर्नामेंट के जिस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की श्रृंखला प्रारंभ हुई है, प्रथम ऑल इंडिया पुलिस हैंडबॉल क्लस्टर का आयोजन आज उत्तर प्रदेश की राजधानी में आयोजित हो रहा है, जिसमें हमारे 75 टीमें, जिसमें केंद्रीय बलों, देश के अंदर पुलिस बलों के जवान हैंडबॉल, बास्केटबॉल की अलग अलग टीमों के माध्यम से इस पूरे कार्यक्रम में सहभागी बन रही हैं। मैं इस अवसर पर आप सभी को उत्तर प्रदेश आगमन पर
और बास्केटबॉल के इस क्लस्टर के साथ जुड़ने के लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं। यह अपने आप में एक खेल का महाकुंभ जैसा है। पहली बार किसी प्रतियोगिता में 75 से अधिक टीमें और 1341 खिलाड़ी एक साथ प्रतिभाग कर रहे हो। मुझे लगता है कि ये बहुत कठिन और चुनौतीपूर्ण अवसर होते हैं जब इस प्रकार की स्थिति आती होगी, लेकिन ये उत्तर प्रदेश में आज हम सबको देखने का अवसर प्राप्त हो रहा है कि प्रदेश की राजधानी में देश भर से, पूर्वोत्तर के सुदूर मणिपुर से लेकर के केरल और तमिलनाडु तक की टीमें, जम्मू कश्मीर से लेकर के केरल और तमिलनाडु तक की टीमें, तेलंगाना की टीमें, वेस्ट बंगाल की टीम, ये सभी इस आयोजन का हिस्सेदार बनकर के इस आयोजन को एक नई ऊंचाई तक पहुंचा करके एक भारत श्रेष्ठ भारत की इस परिकल्पना को भी साकार इस प्रतियोगिता के माध्यम से कर रही है। हमें खेल और खेलकूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए आज देश ने एक नई खेल संस्कृति को आगे बढ़ाया है और आज उसी का परिणाम है कि खेलकूद भी व्यक्ति के जीवन को सजाने और संवारने का एक माध्यम बन रहा है। हमने स्वयं उत्तर प्रदेश के अंदर एक खेल नीति लागू की है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमने पिछले 5 वर्ष के दौरान अकेले उत्तर प्रदेश पुलिस बल में उत्तर प्रदेश पुलिस दल का हिस्सा बनाने के लिए 500 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भागीदार बने मेडल प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बनाया है। हमने उन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस में सीधी भर्ती के माध्यम से उनके लिए व्यवस्था देकर के 500 से अधिक खिलाड़ियों को अब तक हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस के अलग अलग पदों में भर्ती करने का काम किए हैं। इससे उत्तर प्रदेश के अंदर एक नई खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए समाज के अलग अलग तबकों में भी एक नया प्रोत्साहन देखने को मिल रहा है और अलग अलग विभागों के माध्यम से भी हम लोगों ने खिलाड़ियों के लिए विशेष प्रावधान किए हैं। खासतौर पर ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियाड या वर्ल्ड चैंपियनशिप से जुड़ी हुई प्रतियोगिताओं में मेडल प्राप्त करने वाले उन खिलाड़ियों को हमने उत्तर प्रदेश में प्राथमिकता के आधार पर नौकरी देने का कार्य किया है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश सरकार इस दिशा में तमाम प्रकार के प्रावधान उन खिलाड़ियों के लिए स्वयं भी करती है। जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश के प्रतिभागी खिलाड़ी के नाते देश के लिए खेला है, उनके लिए हम लोगों ने तमाम प्रकार की सुविधाएं और प्रोत्साहन आज प्रदेश के माध्यम से हम लोगों ने आगे बढ़ाने का कार्य किया है। खासतौर पर जब हम लोग इसकी चर्चा करते हैं तो खेल कूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए युवक मंगल दल और महिला मंगल दलों को 65,000 से अधिक ऐसे मंगल दलों को हम लोगों ने स्पोर्ट्स किट गांव-गांव में वितरण करने का काम किया है। आज उत्तर प्रदेश में 84 स्टेडियम, 67 बहुउद्देशीय हॉल, 15 सिंथेटिक हॉकी स्टेडियम, 2 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, 13 कुश्ती हॉल, 38 तरणताल, 47 अत्याधुनिक जिम सेंटर, 20 सिंथेटिक टेनिस कोर्ट, 16 छात्रावास भवन, 8 शूटिंग रेंज, 14 सिंथेटिक बास्केटबॉल कोर्ट, 4 सिंथेटिक रनिंग ट्रैक और 2 जूडो हॉल, 12 वेट लिफ्टिंग हॉल, 2 इंडोर वॉलीबॉल हॉल और 19 डॉर्मेट्री आदि खेल कूद की गतिविधियों के लिए हमने अवस्थापना सुविधाओं का विकास इस रूप में प्रदेश में किया है। 18 जनपदों में खेल विभाग द्वारा संचालित 44 स्पोर्ट्स हॉस्टल में 16 खेलों के लिए 740 खिलाड़ियों के रहने की व्यवस्था आज उत्तर प्रदेश के अंदर है। 3 स्पोर्ट्स कॉलेज गोरखपुर में, लखनऊ में और इटावा में पहले से ही संचालित हैं, जिनमें खेल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ कुशल प्रशिक्षकों की भी
तैनाती हम लोगों ने की है। प्रदेश के अंदर गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ के मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एस्ट्रोटर्फ लगाया गया है। तब फ्लड लाइट की भी व्यवस्था वहां पर की गई है। स्पोर्ट्स कॉलेजेस और स्पोर्ट्स हॉस्टल्स के खिलाड़ियों को हम लोगों ने उनकी जो डाइट थी प्रतिदिन की, उसको भी बढ़ाने का काम किया है। स्पोर्ट्स हॉस्टल में उत्कृष्ट प्रशिक्षण के लिए 50 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को 1,50,000 रुपए प्रति माह के मानदेय पर हम लोगों ने उन्हें वहां पर नियुक्त भी किया है। प्रदेश के अंदर वाराणसी में भी प्रदेश का तीसरा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। वाराणसी के सिंगरा में डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में अभी हाल ही में 287 करोड़ रुपए की लागत से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के नया इंडोर स्टेडियम का निर्माण किया गया है, जिसमें बैडमिंटन, बास्केटबॉल, स्विमिंग, स्कूनर सहित 20 से अधिक इंडोर खेलों की सुविधाएं वहां पर प्रदान की गई हैं। और उत्तर प्रदेश में मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के निर्माण का कार्य भी वर्तमान में युद्ध स्तर पर चल रहा है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश का स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी पहला सत्र इसी वर्ष से इसका प्रारंभ होने जा रहा है। आज हम भारत सरकार के सहयोग से हर जनपद में एक जनपद एक खेल योजना के अंतर्गत खेलो इंडिया सेंटर की स्थापना के कार्यक्रम को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ा रहे हैं। अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार और खेल के क्षेत्र में पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को प्रदेश सरकार 20,000 रुपए प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। वृद्ध, अशक्त और विपदाग्रस्त राज्य स्तर के पूर्व खिलाड़ियों को 4,000 रुपए, राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को 6,000 रुपए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को 10,000 रुपए प्रति माह की वित्तीय सहायता भी राज्य सरकार उन्हें प्रदान करती है। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को प्रदेश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार लक्ष्मण पुरस्कार पुरुष वर्ग में, रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार महिला वर्ग में भी प्रदान किया जाता है। इन खिलाड़ियों को लक्ष्मण पुरस्कार में लक्ष्मण जी की कांस्य प्रतिमा, प्रशस्ति पत्र और 3,11,000 रुपए की पुरस्कार राशि दी जाती है। लखनऊ में एक राष्ट्र एक चुनाव अभियान के अंतर्गत सामाजिक संगठनों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों के राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। और आपको बता दें कि सीएम योगी ने इस दौरान जो है सभा को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। इस महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के यह संगोष्ठी यहां पर आयोजित की गई है, उसकी महत्ता जग जाहिर है। लोकतंत्र में चुनाव और जनता के द्वारा अपनी पसंद के जनप्रतिनिधि को चुनना, उसका एक लोकतांत्रिक अधिकार माना जाता है। और यह अधिकार उसके लिए लोकतंत्र के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक भी है। यह लोकतंत्र की शोभा भी है, लोकतंत्र का सुदृढ़ होना इस देश से महत्वपूर्ण भी है। लेकिन जब चुनाव हर 6 महीने और हर वर्ष में होने लग जाएंगे, तो उसके प्रति जो आकर्षण होना चाहिए, वह आकर्षण गायब हो जाता है। जैसे
अगर कोई व्यक्ति अस्वस्थ है या जिसकी कार्य क्षमता थोड़ा कमजोर हुई है, थोड़ा डोज देकर के उसको मजबूत तो किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति इस डोज को लेकर के चाहेगा कि मैं और भी स्वस्थ होना चाहूंगा, तो मुझे लगता है कि वह स्वयं अपने साथ खिलवाड़ कर रहा है। लोकतंत्र में भी बार बार चुनाव ये जनता पर अनावश्यक बोझ डालता है। राजनीतिक अस्थिरता को जन्म देता है। देश के अंदर विकास की संभावनाओं को बाधित करता है। सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है और राजनीतिक अस्थिरता कभी भी उस देश की संप्रभुता संपन्न और विकसित देश के रूप में उसकी परिकल्पना को साकार करने में सहभागी नहीं बन सकता। बार बार का इलेक्शन वहां की जीडीपी को प्रभावित करता है, विकास दर को रोकता है। विकास के लिए चालू योजनाओं में बैरियर का काम करता है और लोकतंत्र के प्रति लोगों के आकर्षण को भी कम करने का कार्य करता है। कोई पक्ष इससे लाभान्वित नहीं होता सिवाय कि राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने वाले लोकतंत्र विरोधी तत्वों को इसका लाभ उठाना पड़ता है। उनके लिए एक अवसर होता है। अराजकता पैदा करने वाले तत्वों के लिए, जो नहीं चाहते कि राष्ट्र स्थिर हो, क्योंकि कोई स्थिर सरकार जब दे रहा है तो विकास की एक नई रोड मैप के साथ उसको तेजी के साथ आगे बढ़ा सकता है। वह सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम कर सकता है, नीतियां बना करके समग्र विकास की रूपरेखा को तैयार करते हुए समाज के प्रत्येक तबके के कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। लेकिन जब राजनीतिक अस्थिरता होगी तो नीतिगत फैसलों को लेने के लिए उसके पास आवश्यक समर्थन का अभाव होगा। रोड मैप बनाने के लिए लोगों के व्यक्तिगत स्वार्थ आड़े आते रहेंगे। सुरक्षा के लिए कार्य करने के लिए जो ठोस और सुदृढ़ कदम उठाने चाहिए वह उठाने में बाधा होगी, और वैसे ही बाधा होगी जैसे 2017 के पहले प्रदेश के अंदर हम सब देख रहे थे। 2017 के पहले आपने उस उत्तर प्रदेश को देखा होगा जिसमें सरकार के समानांतर हर जनपद में एक नई सरकार संचालित होती थी। वे प्रदेश और देश का कानून नहीं मानते थे। उन पर देश के किसी संवैधानिक सत्ता का प्रोटोकॉल का उल्लंघन उनके लिए चुटकी भरा खेल था। संसाधनों पर लूट खसोट करना उनका विशेष अधिकार हो गया था। उन्होंने अपना जन्मसिद्ध अधिकार मान लिया था। और इस प्रकार की माफिया प्रवृत्ति जब भी पनपेगी तो उस अराजकता का शिकार व्यक्ति आएगा, समाज बनेगा और अंततः पूरी व्यवस्था उससे पथभ्रष्ट होगी और लोगों के सामने पहचान का संकट खड़ा होगा। राजनीतिक स्थिरता कैसे विकास को आगे बढ़ा सकती है? उत्तर प्रदेश उसका एक उदाहरण आपके सामने है।
उत्तर प्रदेश में अगर एक स्थिर सरकार नहीं होती तो उत्तर प्रदेश को हम आज देश की एक अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित नहीं कर पाते। याद करिए 1947 से लेकर के 2017 तक इन 70 वर्षों में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था लगातार नीचे गिर रही थी। जब ये देश आजाद हुआ था उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत के बराबर थी। उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता था, लेकिन 2017 तक आते आते उत्तर प्रदेश देश की 7वीं अर्थव्यवस्था रह गया। अस्थिरता का आलम यह था कि उत्तर प्रदेश के अंदर कब कौन सरकार पलट जाए, कब आ जाए, कोई भरोसा नहीं था। कब कौन पलटी मार जाए, यह भी भरोसा नहीं था। और हर जनपद में एक बड़ा माफिया पैदा करके उसको वहां पर लूट खसोट करने, अराजकता पैदा करने, गुंडागर्दी करने की पूरी स्वतंत्रता दे दी गई थी। ये राजनीतिक अस्थिरता और बार बार चुनावों का दुष्परिणाम है, जिसमें ये माफिया राज बनता है। प्रदेश के संसाधनों में लूट खसोट हुई है, अराजकता फैली है, विकास बाधित हुआ है, हर एक क्षेत्र में विकास बाधित हुआ है। और उत्तर प्रदेश वासियों के सामने पहचान का संकट खड़ा हुआ। जो उत्तर प्रदेश के साथ हुआ था वही देश के साथ भी हुआ था। 2014 के पहले देश के सामने पहचान का संकट खड़ा हो गया था। दुनिया के अंदर विश्वास का संकट, प्रदेश देश के अंदर विश्वास का संकट, दुनिया के अंदर पहचान का संकट। और ये लगातार जो अस्थिरता, जब भी राजनीतिक अस्थिरता का दौर चलता है, उसका खामियाजा देश की अर्थव्यवस्था को भुगतना पड़ता है। इंफ्रास्ट्रक्चर कितना कमजोर था, कितना कमजोर था, कोई कल्पना ही नहीं कर सकता था। देश के अंदर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी में हो, यह तब संभव हो पाया जब सर्वश्री अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने। अटल जी को पहला कार्यकाल अस्थिर मिला, दूसरा कार्यकाल भी मिली जुली गठबंधन की सरकारों के साथ मिलकर के कैसे उन्होंने चलाया, या उनकी कौशलता का ही वो परिचय था, अनुभव और कौशलता का ही परिचय था कि वो लेकर के चले गए। लेकिन जिस राजनीतिक अस्थिरता के दौर से देश को गुजरना पड़ा, आखिर उसका खामियाजा देश के सामने पहचान का संकट के रूप में और देश के अंदर व्यापक अविश्वास के रूप में सरकारों को भी और देशवासियों को भी भुगतना पड़ा था। लेकिन बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, पर अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। नमस्कार दोस्तों, क्या अरविंद